गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था मैंने। क्लास 12 का जो अपना चैप्टर है 25 मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीशन सिक्रेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें मैंने उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु को कितने भागों में बांटा जाता है, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक बताया था। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, वर्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, इनके बारे में बताया था। इसके बाद मैंने वर्ग की आंतरिक संरचना बताई थी और उत्सर्जन की कार्य प्रणाली या मूत्र छनने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। आज जो अपन पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर है उत्सर्जन से संबंधित रोग। उत्सर्जन से संबंधित रोग। तो देखिए उत्सर्जन से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। पहला जो उत्सर्जी अंग है देखिए आपके सामने, पहला है यूरेमिया। प्रथम डिजीज कौन सी है, यूरेमिया। दूसरी जो डिजीज है वो है गाउट, गाउट। तीसरा जो है वरक पथरी, वरक पथरी। 4 नंबर का जो है ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। 5वां जो रोग है सिस्टिटिस। 6वां रोग है डायबिटीज इंसिपिड्स। जिसका दूसरा नाम हम बता सकते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। 7वां है मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस। 8वां है डिसयूरिया, डिसयूरिया। 9वां जो रोग है वो है हीमेटूरिया। 10वां जो रोग है प्रोटीन यूरिया। 11वीं जो डिजीज है कीटो यूरिया। 12वां जो है
बताया था, इसको हम मधुमेह को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, यानी इस रोग को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। मधुमेह को ओलिगोयूरिया, तो ये अपनी मुख्य डिजीज हैं। कुछ डिजीज और बताएंगे आपको। तो उत्सर्जन से संबंधित जो आपके सामने है वो रोग बताया मैंने। पहला जो रोग है यूरेमिया है, गाउट है, दूसरा, तीसरा उरकपथरी है, चौथा ब्राइट का रोग नेफ्रिटिस है, पांचवा सिस्टिटिस है, छठा पॉलीयूरिया है, नीचे लिखा हुआ है पॉलीयूरिया, सातवां ग्लाइकोसूरिया, आठवां डिस्यूरिया, नौवां हेमेटूरिया, 10वां प्रोटीन यूरिया, 11वां कीटोन यूरिया, 12वां हीमोग्लोबिन यूरिया, 13वां इलेक्ट्रॉन रोग, 14वां है ओलिगोयूरिया। सबसे पहले जो अपन हमारे सामने है वह है यूरेमिया रोग। जब रुधिर में 10 से 30 पर 100 ml में, यानी 10 से 30 ग्राम पर 100 ml में रक्त में यूरिया की मात्रा हो जाए तो इस रोग को हम यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया रोग का अगर इलाज समय पर नहीं किया जाता है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा रोग हमारा जो आता है वो गाउट रोग है। दूसरा रोग कौन सा है, गाउट, ये गाउट है। गाउट एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है। गाउट रोग में यूरिक अम्ल के कणों का इकट्ठा होना इनका प्रमुख कारण है। जब शरीर में यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो गाउट रोग हो जाता है। गाउट रोग जो आपके सामने है इसका भी समय पर इलाज नहीं करें तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो रोग है वर्कपथरी, किडनी स्टोन। इस रोग में क्या होता है, जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्जेलिक फॉस्फेट आदि के कण जब वर्क में इकट्ठे हो जाते हैं तो उस रोग को हम वर्कपथरी कहते हैं। जब रोगी मूत्र निष्कासन करता है तो उसे बहुत तेजी से दर्द होता है। इसके बाद जो अपना रोग है चौथा, ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ब्राइट का रोग जो आपके सामने होता है वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु है। ये रोग जीवाणु से संक्रमित होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के संक्रमण से ब्राइट का रोग होता है, जिसे हम नेफ्रिटिस भी कहते हैं। यदि इस रोग का समय पर इलाज नहीं किया जाता है, उपचार नहीं किया जाता है, तो इस रोग में कभी कभी टांगों में सूजन आ जाती है। तो उस स्थिति में इस रोग को एडिमा या ड्रॉप्सी कहते हैं। उस स्थिति में इस रोग को एडिमा या ड्रॉप्सी कहते हैं। यानी इसके अंदर इतने जितने भी जीवाणु हैं उनके अंदर केवल स्टूडेंट्स ये रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा है श्वसन में भी एक रोग था जिसका नाम था न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो बीमारी है वो जीवाणु जनित होती है। उसका जीवाणु का नाम भी यही था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। न्यूमोनी जीवाणु था।
हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ा था। एक रोग था रूमेटिक रोग, जो एक विशेष प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जीवाणु के द्वारा होता था। यहाँ भी आ गया है ब्राइट का रोग, जो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है। इसमें टांगों में सूजन आ जाती है, उसी स्थिति में एडिमा या ड्रोपसी कहते हैं। पांचवा है सिस्टिस। ये जो सिस्टिस रोग है, ये भी जीवाणु के संक्रमण से रासायनिक यांत्रिक क्षति के द्वारा होता है। सिस्टिस रोग। पॉलीयूरिया, जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उस स्थिति को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। ये जो रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इस रोग को हम इस जो ये रोग है एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। और नीचे जो रोग है मधुमेह डायबिटीज मेलिटस है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। और ऊपर का जो रोग है इंसिपिड्स, ये होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के अल्पस्राव से डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। मधुमेह रोग है अगला, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। जब मूत्र में शर्करा या शुगर या ग्लाइकोजन की मात्रा आती है या ग्लूकोज आता है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। यह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। आठवां है डिसयूरिया रोग। जब मूत्र निष्कासन के समय दर्द या पीड़ा होती है तो उसे डिसयूरिया रोग कहते हैं। जब यूरिया में रुधिर कणिकाओं की मात्रा आती है तो उस रोग को हम हेमेटूरिया कहते हैं। यानी जब यूरिया में लाल रुधिर कणिकाओं की आरबीसी की संख्या आती है तो उस रोग को हम हेमेटूरिया कहते हैं। 10वां है प्रोटीन यूरिया। जब मूत्र के साथ प्रोटीन आने लगती है तो उस रोग को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। 11वां है कीटोन यूरिया। जब मूत्र के साथ कीटोन यानी एसिटिक अम्ल जब बाहर निकलता है तो उस रोग को हम कीटोन यूरिया कहते हैं। 12वां है हीमोग्लोबिन यूरिया। तो इसमें हम बताएंगे कि जब मूत्र में हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है तो इसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। 13वां जो रोग है एप्लेकेटोन रोग। इस रोग को हम कृष्णमृग रोग भी कहते हैं। जब मूत्र के साथ एल्केप्टोन के कण निकलते हैं तो इस रोग को हम एल्केप्टोन रोग कहते हैं। जब मूत्र वायु के संपर्क में आता है तो उसका रंग काला या ब्लैक हो जाता है तो इसे हम कृष्ण मृग रोग भी कहते हैं। 14वां है ओलिगोयूरिया। जब मूत्र की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। 15वां है पाईयूरिया। जब मूत्र में मवाद कोशिकाएं या पस सेल्स बाहर निकलती हैं तो उस रोग को हम पाईयूरिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये उत्सर्जन से संबंधित रोग है। इनमें से यूरेमिया इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंसिपिड्स मोस्ट है, इनमें से मधुमेह मोस्ट है जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसके साथ हेमेटूरिया है। तो ये मुख्य रोग है। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है वृक्क प्रत्यारोपण। क्या आता है? वृक्क प्रत्यारोपण। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो क्रिया होती है वो दो प्राणियों के मध्य होती है। जब किसी प्राणी के वृक्क या किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हम दूसरे प्राणी, स्वस्थ प्राणी का जो वृक्क या किडनी है उसका स्थानांतरण करके रोगी की जान को बचाया जाता है। तो इस रोग को हम वृक्क इस क्रिया को हम वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क प्रत्यारोपण।
किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए आपके सामने कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है तो या किसी बीमारी से वर्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो हमें ये क्रिया अपनानी पड़ती है। एक ही जो वर्ग देता है उसे वर्गदाता किडनी डोनर और जो वर्ग ग्रहण करता है उसे वर्गग्राही या किडनी रेसिपिएंट कहते हैं। तो इन दोनों का जो वर्ग है इसको देने से पहले इनका रुधिर समूह मिलान किया जाता है। रुधिर समूह का मिलान नहीं करेंगे तो रुधिरग्राही की या वर्गग्राही की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्रिया को हम वर्ग प्रत्यारोपण कहते हैं। वर्ग प्रत्यारोपण से किसी रोगी की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद इस पाठ के अंदर लास्ट जो अपना बिंदु है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस देखिए क्या है हीमोडायलिसिस। रुधिर अपवहन क्या है? रुधिर अपवहन हीमोडायलिसिस। तो देखिए ये प्रक्रिया है रुधिर अपवहन या हेमोडायलिसिस। जिन प्राणी के अंदर हमने पढ़ा था कि अचानक दुर्घटना हो जाए तो उस स्थिति में हम रुधिर अपवहन या हेमोडायलिसिस विधि को अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो रोगी है उसका जो खराब रक्त होता है उसे प्रमुख वर्ग धमनी से बाहर निकाला जाता है और इसे 0.0 डिग्री सेल्सियस पर इसके अंदर हिपेरिन प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है। प्रतिस्कंदक कौन सा मिलाया जाता है? हिपेरिन। इसके बाद में हम क्या करते हैं दूसरे चरण में सेलोफेन झिल्ली से जो वर्ग बनाया जाता है उस वर्ग को हम कृत्रिम वर्गीय युक्ति कहते हैं। यानी सेलोफेन की झिल्ली से जो वर्ग बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम वर्गीय युक्ति कहते हैं। इसके बाद इस रुधिर को हम कृत्रिम वर्ग के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद में हम प्रतिस्कंदक और फिर हिपेरिन मिलाते हैं। करने के बाद में हम क्या करते हैं इसको एक स्वस्थ प्राणी की जो मान लीजिए वृक्कशिरा है वृक्कशिरा के माध्यम से स्वस्थ प्राणी के शरीर में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा करने से रोगी की जो जान है उसे बचाया जा सकता है। रुधिर अपवहन विधि के द्वारा यूरेनिया रोग से ग्रसित प्राणियों का उपचार किया जाता है। हेमोडायलिसिस विधि के द्वारा यूरेनिया रोग से ग्रसित प्राणियों का उपचार किया जाता है। तो देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र में हमने आज पढ़ा है एक तो उत्सर्जन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। इसके बाद है वर्ग प्रत्यारोपण क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, रुधिर अपवहन या हेमोडायलिसिस क्या है। तो ये आपने पढ़ा है। धन्यवाद। तो हमने उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हैं उनके आंसर देना है हमें। जैसे पहला है कि नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन
क्या है? तो आपके सामने वर्ग की संरचनात्मक है। तो इसमें देखिए प्रश्न में पहला था नेफ्रॉन क्या है, वर्ग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं या वर्ग नलिका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, किन्हीं दो यूरिकोटैलिक जंतुओं के नाम लिखिए। जंतुओं के नाम बताने हमें। तो एक नाम तो इसमें क्या है, सरीसृप, रेप्टाइल या रेप्टाइल्स, सरीसृप है इसमें एक उदाहरण। दूसरा है पक्षी, और ये आपके सामने है सरीसृप है, पक्षी है। और तीसरा होता है कीट। इसके बाद है मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र, तथा उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। प्रश्न में डबल लिख रहा हूं, देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र मानव में कैसा होता है, उत्सर्जन तंत्र की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। तो देखिए मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र तो पाया जाता है बंद प्रकार का, और उत्सर्जन तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मेटानेफ्रिक। कैसी होती है, मेटानेफ्रिक, यानी जो वर्ग बनते हैं वो मेटानेफ्रिक होते हैं। चौथा जो अपना प्रश्न है वो है किन्हीं दो यूरियोटैलिक जंतुओं के नाम लिखिए। यूरियोटैलिक जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी हमें दो ही बताना है कि यूरियोटैलिक कौन कौन से हैं। तो एक है इसमें खरगोश, और दूसरा जो आपके सामने उदाहरण है वह है मानव या मनुष्य। मनुष्य और खरगोश में स्तनधारी में किस प्रकार के जीव हैं ये, यूरियोटैलिक। तो देखिए आपके सामने यहां पर जो उभयचर है, उभयचर एम्फीबियंस, देखिए इसका जो मान लीजिए आपके सामने लार्वा है, मेंढक का लार्वा। लार्वा तो है बैक, जिसको हम बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। और वयस्क होता है मेंढक। एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए हमारे। देखिए टेडपोल क्या होता है, जलीय। जलीय होने के कारण मेंढक का जो लार्वा होता है टेडपोल, ये तो होता है अमोनिया बाहर निकालता है। क्या निकालता है, अमोनिया। इसलिए किस प्रकार का प्राणी हो गया, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक प्राणी हो गया टेडपोल जो मेंढक का लार्वा है। जबकि वयस्क मेंढक क्या निकालता है बाहर, यूरिया बाहर निकालता है, इसलिए यूरियोटैलिक हो गया। तो जो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि भाई एम्फीबिया है जैसे लार्वा तो कैसा है, अमोनोटेलिक, और वयस्क मेंढक कैसा है, यूरियोटैलिक। तो ये देखो आपके सामने पहला था वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, नेफ्रॉन, वर्ग नलिका, या इसको बोल सकते हैं वर्गाणु। प्रत्येक वर्ग के अंदर लगभग 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं पाई जाती हैं। 10 से 12 लाख वर्ग नलिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा किन्हीं दो यूरिकोटैलिक जंतुओं के नाम बताइए। तो इसमें देखिए सरीसृप है, पक्षी है दूसरा, और तीसरा है कीट, इंसेक्ट। मानव में
के होते हैं। किन्हीं दो यूरोटेलिक जंतु में देखिए इस थाली में खरगोश है और मनुष्य है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।